नमस्कार प्रिय एवं प्यारे मित्रों, मैं अमन शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं HD अमन शर्मा लर्निंग प्लेस पर। दोस्तों, आज हम सीटेट के बाल विकास की क्लास 3rd करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा बाल विकास का चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा मकसद केवल इस वीडियो को देखना पर नहीं है। हमारा मकसद सीटेट को पास करना भी है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें तुरंत और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक निश्चित रूप से पहुंचे और आप उन वीडियो से वंचित ना रहें। इसी क्रम में हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जो आपका बाल विकास का जो पहला मूल आधार है और जहाँ से किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का बाल विकास या विकास प्रारंभ होता है, वो होता है प्रारंभ उसकी गर्भकालीन अवस्था से। दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम केवल फटाफट वीडियो देखने से क्वालिफाई नहीं होता है। उसको बार बार समझना पड़ता है। समझने के बाद उसको अपने जहन में, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थापित करना होता है। आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग से मिस हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए मैं भी जल्द से जल्द इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, तो आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखें। जो होती है गर्भकालीन अवस्था, वो क्या है? तो गर्भकालीन अवस्था है, देखिए मैं पूरी तरीके से आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप इसको एक बार वापस वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं चालू कर रहा हूँ, है ना। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों, इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। विशेषताओं का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण का मतलब उसकी विशेषताएं, सीधी सी भाषा में आप इसको रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए अपने दिमाग में भी, और अगर कॉपी लेके बैठे तो उसमें भी। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की गति से तीव्र होती है, अर्थात सर्वाधिक होती है। ये मैंने भी अलग से लिख रखा है, सर्वाधिक होती है। दोस्तों, सर्वाधिक का मतलब होता है आपके पास में 4 स्टेज होती हैं, जिसके बाद में सबसे ज़्यादा गति किस में होगी वो हमको देखना है ना। तो वो गति हम देखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे बच्चा कुछ इस ग्राफ में इस हिसाब से जो है, माफ़ कीजिए वो वापस से हो गया, मैं फटाफट उसको बना दूंगा। यहाँ पर ये ग्राफ है, एक एज को दिखाएगा आपकी को। आप थोड़ा सा इसको धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करिए। ये जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस प्रकार जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें प्रारंभिक अवस्था को हमने मान लिया। चलो, ये हमारी है, ये वाली जो स्टेज है वो है आपकी गर्भकालीन अवस्था, ये आपकी शैशव अवस्था, ये आपकी बाल्यावस्था, और ये आपकी जो है, आप इसको किशोर अवस्था कह सकते हैं। दोस्तों, आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे, आपका दिमाग में ये प्रश्न आना भी चाहिए
कि इस ग्राफ में एक चीज़ देखने को ज़रूर मिल रही है कि ये सबसे छोटा ग्राफ में गोला सबसे छोटा है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इसमें जो वृद्धि होती है वह तीव्र गति से होती है। ये पॉइंट लिखा है तीव्र होती है। देखिए, ये जो इस अवस्था में है वो शरीर का निर्माण होता है गर्भ अवस्था में। ये जो गोला दिख रहा है पहला वाला, ये गर्भ में शिशु का विकास हो रहा है। शिशु एक क्या है? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक है। क्या है साथियों? एक मादा युग्मक है और एक नर युग्मक है। इन दोनों से मिलकर के आपका बना जो है वो जायगोट है। अब साथियों, जायगोट यानी कि भ्रूण गर्भ में स्थापित हुआ तो वो बहुत ही छोटा सा रहता है, बहुत ही छोटा रहेगा वो। आप उसको बहुत छोटा मान सकते हैं, कुछ इतना बड़ा, है ना। अब वो गर्भ में 9 महीने रहने के बाद में वो कुछ इतना बड़ा हो गया, और फिर बाद में यहाँ पर एक एक करके वो इस स्टेज में आया, फिर इस स्टेज में आया, फिर इसमें आया, और अंततः वह इसमें गया। और इसके बाद जो अन्य अवस्थाएं आती है, वृद्धावस्था और दूसरी अवस्थाएं, वो इसी में क्रम वाइज आती है। साथियों, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इतना ज़्यादा लेंथी भी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको केवल समझाने के हिसाब से, अच्छे से समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आप जैसे ही आपने इसमें सबसे ज़्यादा विकास क्यों कहा गया है, ये अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो इस स्टेज पर पहुँचने के लिए पहले उसको ये बनना पड़ेगा। तो ये पूरा शरीर ही इसमें बन गया। बाद में यहाँ तो डेवलपमेंट हुआ भाई, उसमें विकास हुआ, वृद्धि हुई, आकार में वृद्धि हुई, वजन बढ़ा, अंग बढ़े, कुछ भी नहीं बना तो यहीं पर है। इसलिए इस पॉइंट की सिद्धता होती है कि तीव्र वृद्धि हुई। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है कि समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृति का निर्माण इसी अवस्था में होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी है। अगला आता है, इसी अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। अर्थात इसमें जो कॉग्निशन वाले होते हैं वो बिल्कुल अभी इसमें नहीं है ना। कॉग्निशन डेवलपमेंट, जो कि मानसिक विकास जिसको हम कह सकते हैं ना, वो इसमें नहीं होता। इसमें केवल और केवल आपका शारीरिक विकास ही होता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि इसमें बच्चे के हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, पेट बनता है और उसका मस्तिष्क बनता है, लेकिन मानसिक क्रियाएं नहीं होती हैं। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। आगे आ रहा है हमारा दूसरा पॉइंट है, जो इसमें दूसरा पॉइंट आ रहा है शैशव अवस्था। जो दूसरी अवस्था है, दूसरा पॉइंट नहीं, दूसरी अवस्था ही कहेंगे हम इसको। यह जन्म से 15 दिन की अवस्था होती है, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माता पिता के द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है माता पिता द्वारा किया जाता है। बच्चा 15 दिन का हुआ है, कुछ भी नहीं जानता है, वह केवल अपने माँ के हाथों का एहसास, अपनी माँ के जो हाथ हैं उनका एहसास ज़रूर करने लगता है। बाकी और कोई विशेष उसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में इसमें लिखा है पिता का, लेकिन पिता को इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता जितना माँ को करता है, तो वह माँ के साथ ज़्यादा समायोजन कर पाता है, स्थापित। जो तीसरी अवस्था आती है बचपन अवस्था। प्यारे साथियों, ये अवस्था आपकी ये अवस्था है जो आपकी 2 सप्ताह
अर्थात जस्ट उन 15 दिनों के बाद ही प्रारंभ हो जाती है और 2 साल तक चलती रहती है। यह आपकी 15 दिन से लेकर के 2 वर्ष 2 वर्ष तक चलती है। आगे देखेंगे इसमें संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों के भीतर लगभग सभी प्रकार के संवेग जैसे प्रेम, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। इसमें जो बच्चे के अंदर इमोशंस होते हैं ना, इमोशन जो है वह जन्म ले लेते हैं और इमोशन कार्य करने लगते हैं, जिसके बाद में बच्चे को गुस्सा आने लगता है, बच्चे को खिलखिलाना, हंसना, ये सब 2 वर्ष के भीतर वह कंप्लीट कर लेता है अपने अंदर डेवलपमेंट की अवस्था में। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? इस अवस्था को हम कहते हैं बेबीहुड, यानी कि बचपन अवस्था। चलिए अब अगला देखते हैं। जो चौथी स्टेज आ रही है वह आ रही है बाल्यावस्था। साथियों, यह अवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्य अवस्था को हम स्वर्णिम काल कहते हैं। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। देखो वही बात आई है ना। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में इसको बांट दिया गया है ना। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिएगा। ये पूरी आपकी बाल्यावस्था है और इस अवस्था को मैंने ये बीच से बिल्कुल कुछ इस प्रकार से बांट दिया है, ये बीचों बीच से ये। अब जो पहले पड़ेगा उसे क्या कहेंगे और जो इसके बाद में आएगा उसे क्या कहेंगे? तो जो पहले आ रहा है उसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्व, और जो बाद में आएगा उसे कहेंगे उत्तर। ठीक है, इसको ध्यान रहे। यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, तो इसकी एज भी याद रखनी है हमको। जो एज है वो कितनी है ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसकी एज है वो 2 से 6 वर्ष है, जो अर्ली चाइल्डहुड है। और जो लेटर चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड भी कहते हैं इसको, ये इसकी 7 से 12 वर्ष है। अगर आपको टोटल वह पूछे कि केवल बाल्य अवस्था की बतानी है, वो केवल आपसे बाल्य अवस्था के नाम से पूछे, तो आपको क्या देना है जवाब? बाल्य अवस्था के लिए आपको टोटल 12 वर्ष बताने हैं। कितने वर्ष बताने हैं? तो आप बताएंगे 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको 6 से 12 वर्ष भी दिखेगा जब वो 4 अवस्थाओं की बात करेगा। उस समय 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? तो उस समय आपकी चार अवस्थाएं होंगी। एक होगी आपकी गर्भावस्था, हटा दीजिए उसको। एक होगी शैशवावस्था, किशोर अवस्था, शैशवावस्था, माफ कीजिए, शैशवावस्था, फिर आएगी आपकी बाल्यावस्था, फिर उसके बाद में किशोर अवस्था, और फिर आपकी आ जाती है प्रौढ़ावस्था, जिसे हम वृद्धावस्था तक ले जाते हैं। ठीक है, तो गर्भ अवस्था को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो आपका 6 से, जैसे पहले 2 से उधर आपका 0 से 2 तक शैशवावस्था को काउंट करेगा, फिर उधर बाल्यावस्था, और फिर धीरे धीरे आगे ऐसे 6 से आप बढ़ाते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आगे है कुछ विशेषताएं देख लीजिएगा। बच्चे इस अवस्था में जिज्ञासु होते हैं, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है, जिससे वह अपने माता पिता और शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करते हैं ना, बहुत सारे सवाल करते हैं। बिल्कुल एक ऐसा लगता है साइंटिस्ट और लिटिल साइंटिस्ट भी इस अवस्था में कह सकते हैं ना। आगे है बाल्यावस्था में बालकों की समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना खेलना पसंद करते हैं और इस अवस्था को हम गंदी अवस्था भी कह सकते हैं। छात्रों, इस अवस्था में ही बच्चे धूल में ज़्यादा खेलते हैं। इसी अवस्था में बच्चे अधिकतर गुड्डे गुड़ियों वाले खेल खेलते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ समूह की प्रवृत्ति भी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। वयम संधि
वयः संधि। वया संधि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को मिलाने वाला सेतु का कार्य करती है। अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। प्रिय दोस्तों, आपके सामने मैं एक डायग्राम पेश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिएगा। एक ये है और मैं एक और यहीं से बनाता हूँ, ये है। अब आपको बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो कलरफुल एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे? बस इसी एरिया को हम कहेंगे वयः संधि अवस्था। ये है आपकी बाल्यावस्था और ये है आपकी किशोर अवस्था। अब इन दोनों के बीच में जो स्तर है, उसी स्तर को क्या कहेंगे? वयः संधि अवस्था। बस यही जो मेरा पेन चल रहा है, बस यही अवस्था आपकी क्या कहलाएगी? वयः संधि अवस्था कहलाएगी। इससे प्रश्न ज़रूर बनता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताओं पर भी गौर करेंगे। जो इसकी विशेषताओं पर गौर करेंगे, इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं यौन अंगों का परिपक्व विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच में प्रारंभ होती है। साथियों, इसकी जो विशेषताएं हैं वह मुख्यतः क्या है? यौन अंगों की परिपक्वता, और इसमें ही यौन लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके बाद में ये आपसे एक प्रश्न और भी कर सकता है वो आपसे कि जो बालिकाएं हैं उनमें यौन अंगों का विकास या फिर उनमें परिपक्वता कब आती है, तो प्रारंभ कब होती है? तो आप उसका सीधा सा जवाब दे सकते हैं सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच में। वहीं अगर बालकों का पूछे कि बालकों में परिपक्वता कब प्रारंभ होती है, तो वह 12 से 13 वर्ष के बीच में। साथियों, प्रश्न यहाँ पर केवल ये है कि जो बालिकाएं होती हैं उनमें परिपक्वता पहले आ जाती है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो उनमें है वो परिपक्वता पहले आ जाती है 11 से 13 के बीच में। अर्थात जो बालक होते हैं वह बालिकाओं की अपेक्षा कुछ समय बाद परिपक्वता ग्रहण करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब छठा आता है हमारा किशोर अवस्था। छठा आता है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। बिल्कुल वही पहले जैसी बात वापस से आएगी, और ध्यान दीजिएगा इसके बाद में जो आपकी पहले कौन सी आती है? पहले आपकी आएगी किशोर, पूर्व किशोर अवस्था, अर्ली एडोलेसेंस, और फिर आती है आपकी लेटर एडोलेसेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसकी एज ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अभी एज इसकी एज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एज को ध्यान में रखिएगा। इसमें एज में यह है 13 से 16 वर्ष और फिर 17 से 21 वर्ष। आपको पता होगा ये 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और आपकी 21 वर्ष तक एंड होती है, और 21 अर्थात 20 और जो 21 है, यहाँ से आपकी एक उम्र चालू होती है, उसका नाम है प्रौढ़ अवस्था। क्या है साथियों? प्रौढ़ अवस्था। तो यहाँ से प्रौढ़ अवस्था है वो 40 वर्ष तक चलती है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने केवल आपके नॉलेज के लिए बताया। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, केवल किशोर अवस्था तक सीमित रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इस अवस्था में बालकों में समस्याओं की अधिकता होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं किशोर अवस्था की बात कर रहा हूँ। सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजनों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों और परिवर्तनों के फलस्वरूप उनमें संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी
जो किशोर होते हैं, इस अवस्था को ध्यान दीजिएगा, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको? तनाव, स्ट्रेस और तूफान की अवस्था। और किसकी? तूफान की अवस्था भी इसे हम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है प्रौढ़ अवस्था। किशोर अवस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष की अवधि को प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है, अर्थात 21 वर्ष के बाद आदमी वैवाहिक हो जाता है और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे यहाँ से। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको रिपीट करूँगा। इसके बाद में अगला आता है आपका मध्यावस्था, है ना, मिडिल एज, जिसको कहते हैं। 41 से 60 वर्ष 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस समय व्यक्ति सुख और शांति व प्रतिष्ठा की कामना करता है और सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्ति दृढ़ हो जाती है। साथियों, मैंने यहाँ पर गति केवल और केवल इसलिए बताई है कि जो ये है कंटेंट यहाँ से नीचे तक का, वो आपके लिए इतना ज़्यादा नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप इसको पढ़ेंगे। और हम सब नॉलेज के लिए ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम भर केवल उद्देश्य नहीं है हमारा। वो एक कहावत है ना कि आप कामयाबी के पीछे भागोगे तो कामयाबी आपसे दूर भागेगी, लेकिन जब आप खुद काबिल बनोगे तो कामयाबी अपने आप आपके पास में खुद चल कर के आएगी। बस वही है, तो हमको काबिल होने के लिए पढ़ना है, ना कि कामयाब होने के लिए। जब हम काबिल बनेंगे तो कामयाब अपने आप हो जाएंगे। इसी लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे हम। जो आपकी वृद्धा अवस्था है, यह जीवन की अंतिम अवस्था होती है, जो 60 वर्ष तक से प्रारंभ होकर के जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। यह अवस्था हास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का हास होने लगता है और स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। साथियों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले हैं वे एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत यूज़फुल है। आप उनको अवश्य मेरे साथ बने रहें। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से कंटेंट फंसते हैं। आप इसको एक तरह से रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। चलिए, तो आपका जो 60 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था प्रारंभ होती है, उस अवस्था में क्या होता है, जो आपकी स्मरण शक्ति कम होती है, यानी कि नेगेटिव डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। इसमें परिवर्तन आते हैं। डेवलपमेंट क्या है? परिवर्तन है। और यहाँ पे परिवर्तन तो होगा, लेकिन इसमें आपका शरीर को नुकसान होगा, स्मरण शक्तियाँ कम होगी, कुल मिला के आप हास की तरफ जाते हैं और इसका अंत होता है मृत्यु। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है महाआगाज। जितना भी हमने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। फटाफट रिवीजन करते जाइए हृदय से। और जिसने अभी वीडियो को देखा और लाइक नहीं किया, वो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, है ना। एक किसी का हमारी वजह से भला हो तो इससे अच्छी भले की बात क्या हो सकती है। चलिए शुरुआत करेंगे हम, है ना, ग्रीन पेन के साथ। जो पहला पॉइंट है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। इस पॉइंट का मैं भावार्थ भी बता दूं आपको। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वोम्ब टू टूम्ब, है ना, मतलब जन्म से और कब्र तक, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों आपका, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकली, इसको बोलते हैं सोशल, इसको बोलते हैं कॉग्निशन, और संवेग को बोलते हैं इमोशन। तो इसको बोलते हैं PSCE, या फिर आपको जैसा भी आपको डिजिट्स को आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, PSEC, है ना। फिजिकल, सोशल, कॉग्निशन और इमोशन, ठीक है। ये सारे मैंने जिस
क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। आप इसको फटाक से याद कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए ध्यान देवें, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, है ना, गुणात्मक होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मात्रात्मक नहीं लिखा है। डेवलपमेंट एक गुणात्मक जो है आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि एक मात्रात्मक होता है। यह इसको गुणात्मक को क्वालिटेटिव बोलते हैं, और जो विकास होता है वह क्वालिटेटिव होता है, जबकि वृद्धि होती है आपकी वह क्वांटिटेटिव होती है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, इससे प्रश्न सीटेट में बहुत बार बना है और पूछा भी गया है। अगला आता है हमारा, विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको भी समझ में आई होगी ये बात अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं। तो विकास एक क्रम से चलता है। पहले आपकी कौन सी अवस्था आएगी, पहले आप गर्भ में थे, फिर आप बड़े हुए, इस अवस्था को हम गर्भावस्था कहेंगे। इस अवस्था दूसरे नंबर जो गोला है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर आपका इसके बाद प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था के बाद में आपका आ जाएगा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद में आप ख़त्म हो जाएंगे, है ना। जो भी है विकास पूरा ख़त्म हो जाता है। ये क्रियाएं केवल यहाँ से और यहाँ तक जाती है सीधी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। मैंने आपको कहा था, जैसा वादा किया वो पूरा किया। आपका पूरा क्रम से समझा रहा हूँ आपको, और आपको भी अपना वादा याद रखना है, दोस्तों तक शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, बिल्कुल है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इसके बाद में प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अर्थात थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए, पर आपको इस समझ में ज़रूर आ गया होगा, आपने पुरानी वीडियो देखे हैं तो, कि जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो आपका मान लीजिए आप थोड़ा सा गर्भावस्था में कंस्ट्रक्टिव होगा, गर्भावस्था के बाद में आपका शिशुअवस्था में कंस्ट्रक्टिव होगा, इसके बाद में जो आपका बचपन है उसमें भी बचपन अवस्था है, फिर बाल्य अवस्था है, इसके बाद में किशोर अवस्था, यहाँ तक कंस्ट्रक्टिव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं तो प्रौढ़ अवस्था में भी कंस्ट्रक्टिव होगा। इसके बाद में जो परिवर्तन होंगे वो आपके पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव होंगे, अर्थात विनाशात्मक होंगे, और आप उत्तरार्ध में जब जाएंगे तो आपके परिवर्तन ऐसे होंगे जो आपको मृत्यु की तरफ खींचते हैं और आपके शरीर को हानि पहुँचाते हैं। ऐसे सारे परिवर्तन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं, और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। जो अभी बात बोली वही है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, फटाफट चलेंगे। मानव का विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास। अर्थात एक विकास होता है जो आपका सिर से जो है पैर की तरफ होता है, और एक विकास होता है आपका समीपस्थ दूरस्थ। यहाँ हृदय का विकास होगा, इसके बाद में यहाँ होगा आगे, मतलब कुछ इस प्रकार से वो क्रियाएं चलती हैं। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, और निकट पहले यहाँ से इधर जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होंगे, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। मस्तक का अधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, इसके बाद में धड़ और निचले भागों का विकास होता है। इसे हम देखिए, भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, इसे भी सिर से पैर की ओर का विकास कहेंगे। निकट दूरस्थ विकास के क्रम में शरीर विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, इसके बाद दूर के भागों में होता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। विकास क्रम में कोई भी बालक अब पहले सामान्य क्रिया करता है,
इसके बाद में वह विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है, इसे बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। सामान्य से विशिष्ट की ओर कहते हैं इस प्रकार के डेवलपमेंट को। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास के क्रम को कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है, यह हमने पढ़ लिया है। अगला आता है प्रत्येक बालक का विकास दर प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक बालक के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और कोई भी बालक पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं, चाहे वह एक ही माता पिता की संतान ही क्यों ना हो। आगे देखेंगे, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, लेकिन उनकी गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। डेवलपमेंट सब में होता है, लेकिन गतियाँ भिन्न भिन्न होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है। अगर आप कहें कि किसी व्यक्ति का शिक्षा दी जाए और वह परिपक्व हो जाए, तो शिक्षा के द्वारा भी वह परिपक्व होता है, दोनों का मिला जुला परिणाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में देखिए आगे, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण, वृद्धि, यौन अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजातियां, रोग, चोट, घर वातावरण, आस पड़ोस वातावरण, विद्यालय वातावरण, सांस्कृतिक, वायु, प्रकाश इत्यादि से बालक का विकास प्रभावित होता है। मैंने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस ज़्यादा आप कुछ है नहीं है, थोड़ा सा और है, इसको धैर्यपूर्वक समझिए, पैसेंस रखिए। आप सब भावी शिक्षक हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। शैशव अवस्था शिशु में समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकल करके बाहर के वातावरण के साथ समायोजन करता है, अर्थात जो शैशव अवस्था है उसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। विकास के क्रम में शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम कहते हैं, इत्यादि। ये सारी चीज़ें है विकास के क्रम में जो शैशव अवस्था की विशेषताएं कहलाती हैं। एक शैशव अवस्था की विशेषताएं आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट अगर हो पाता है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आखिरी है, ध्यान से पढ़िए। बचपन की विशेषताएं, बचपन अवस्था की कुछ विशेषताएं। खतरनाक अवस्था कहते हैं, डेंजरस स्टेज कहते हैं, गरीब अवस्था भी इसे कहते हैं। आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं, इंडिपेंडेंस। और उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, है ना, ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, इसमें रिपीट करता है, रिपीटेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, आप बच्चा देख करके भी कुछ करता है ना। बचपन अवस्था आपको पता ही है। आत्मनिर्भरता, आत्म केंद्रित होता है, स्वप्रेमी, नैतिकता का अभाव होता है उसके अंदर, है ना। लैक ऑफ मॉरलिटी, अनुकरण, जो आपको वही रिपीटेशन जैसा ये भी, है ना। मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय इत्यादि बचपन अवस्था में देखने को मिलता है। इसके बाद में देखेंगे आप बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति कहा जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं ना, बाल्यावस्था से और बचपन अवस्था से। बचपन नया शब्द इसीलिए इससे बनेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। यह अर्ली चाइल्डहुड की बात है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, चुस्ती की आयु, ये उत्तर लेटर चाइल्डहुड की बात करें। गंदी अवस्था डर्टी एज भी कहते हैं, समूह की आयु कहते हैं, सारस अवस्था कहते हैं, नैतिक विकास की आयु इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। प्रिय छात्रों, आपने एसडीएम शर्मा चैनल को अगर अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। विकास के क्रम को किशोर अवस्था की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। कुछ किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषम लिंग की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना
की प्रधानता होती है, तनाव और परेशानी की अवस्था होती है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था होती है। यह अवस्था आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की आयु भी कही जाती है।